हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो काफ़ी समय से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। वे आज हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और उनसे बातें करते हैं उन्होंने कैसे इस मुकाम को हासिल किया। सबसे पहले आप अपना बेसिक इंटरव्यू दे दीजिए। ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील पांडे है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया हुआ है, जिसे हम पॉलिटेक्निक कहते हैं। ओके, उसके बाद मेरा इस समय बीटेक चल रहा है। इसका मतलब आप बीटेक भी कर रहे हैं और इस समय जॉब भी कर रहे हैं। हाँ, मैं बीटेक भी कर रहा हूँ और साथ में जॉब भी मेरी चल रही है। ओके, राइट। डिप्लोमा मैंने 2020 में पास आउट किया था। ओके। और डिप्लोमा पास आउट करने के बाद सबकी ख्वाहिश होती है कि मैंने पढ़ाई कर ली, इतने दिन बिता लिए। घर वाले की भी इच्छा होती है कि जब हमारा लड़का पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं बड़ा हो जाए। हाँ, ये तो बात तो होती है, लड़के के मन सही। में भी ये सवाल होता है कि वो भी कहीं जॉब करे। तो लड़के क्या करते हैं कि जॉब तो उन्हें मतलब कि मिलती नहीं है, इसलिए कि इंडस्ट्रियल कोई नहीं होती है, प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं होती, उन्हें केवल थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। तो वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में जाके कोई भी जॉब को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आमतौर पर देखा गया है कि ज्यादातर लोग बीपीओ ज्वाइन करते हैं, डेटा एंट्री की जॉब ज्वाइन करते हैं, इसलिए कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि मुझे भी आफ्टर डिप्लोमा मैंने एक डेटा एंट्री फील्ड में मैंने जॉब ज्वाइन किया। ओके, पहले आपने डेटा एंट्री फील्ड में जॉब की है। हाँ, बिल्कुल। ओके। तो फिर इंडस्ट्री में हमने कदम कैसे रखा, बट उसके पीछे 2020 में हमने डिप्लोमा पास आउट किया और 2020 से 2022 की जो जर्नी है वो बेहद रोचक जानकारी है। तो इसको हम जरूर शेयर इसके बारे में, इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं आफ्टर डिप्लोमा जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं वो क्या करते हैं कि जल्दबाजी में जाके अपनी फील्ड छोड़ के कोई भी जॉब को पकड़ लेते हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बीपीओ ज्वाइन करते हैं, डेटा एंट्री ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये मार्केट में आसानी से जॉब अवेलेबल हो जाती है। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। घर वालों की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिया तो जाके जल्दी से जॉब करे। तो मैंने भी ऐसा ही किया। तो मैंने भी एक डेटा एंट्री की ऑफिस कंपनी ज्वाइन की। उसके बाद 1 साल तक मैं वहां कंटिन्यू वर्क करता रहा। वहां नाइट शिफ्ट थी और डे सैटरडे संडे पूरा ऑफ था। तो जब मुझे 1 साल हो गया, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे मेरा ये इस फील्ड में मेरा फ्यूचर नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, सोच तो मैं रहा था बट हम उसे स्विच नहीं कर पा रहे थे। तो अचानक एक ऐसा मोड़ आया, एक दिन ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से मुझे उस कंपनी से लेफ्ट होना पड़ा। फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, वो एंड्रॉइड डेवलपर था। वो मेरे रूम पे आया था एक दिन और मेरे पास उस समय जॉब नहीं थी, मैं उस समय जॉबलेस था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उससे एडवाइस लिया कि मैं क्या करूं। तो उसने बताया कि देखो, अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी है तो सबसे आसान जो है वो पीएचपी है। तुम पीएचपी ज्वाइन करो, पढ़ना शुरू करो। यानी कि एक लैंग्वेज होती है। हाँ, पीएचपी एक लैंग्वेज है जो कि इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एडवाइस किया कि पीएचपी सीखो। तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे जाके मैंने पीएचपी के रिसोर्सेज देखे, फाइंड आउट किया। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। 1 महीने तक मैंने पीएचपी पढ़ा। तो अब डिप्लोमा पास आउट हुए मुझे 1 साल हो गया था, तो मुझे कवर करने में 1 महीने का समय लगा। तो 1 महीने में मैंने क्या किया, कर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करना सीख गया। तो उसके बाद जब अब मुझे लगा कि मैं इंटरव्यू देने के काबिल हो गया हूं, तो मैंने क्या किया, मैं इंटरव्यू देना शुरू किया। इंटरव्यू कहाँ से दे, उसके लिए अब पहले क्या होता था कि रेज्यूमे लेके स्टूडेंट्स कंपनी के गेट पे जाते थे, गार्ड से मिलते थे और वहां अगर हायरिंग चल रही हो तो वहां उनको ले लिया जाता था। बट अब ऐसा सिचुएशन नहीं रहा। अब काफी चीजें बदल गई है आफ्टर लॉकडाउन। तो अब क्या करना पड़ता है, उनको अप्लाई करना पड़ता है। उनकी इंटरव्यू शेड्यूल होती है, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो सेम सिचुएशन ऐसे ही मेरे साथ भी क्रिएट हुई थी।
तो मैंने इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, फिर उससे naukri.com पे अप्लाई किया था, फिर लिंक्डइन पे भी मैंने अपनी प्रोफाइल अपडेट की थी, बट मुझे इंटर्नशाला से मुझे कॉल आने लगी इंटरव्यू के लिए। ओके। तो मैं गया एक जगह PHP में इंटरव्यू देने के लिए। तो जब मैं इंटरव्यू दिया, बट वो मेरे से सेटिस्फाइड नहीं थे मेरे इंटरव्यू से। ओके। मुझे PHP में कार्ड ऑपरेशन उन्होंने दिया, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना, उसकी एंट्री डेटाबेस में कराओ, मैंने वो तो करके दे दिया। उन्होंने पूछा कि आप क्या वर्डप्रेस आती है? वर्डप्रेस एक CMS बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि विदाउट कोड के हम एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। विदाउट कोड उस समय मैंने वर्डप्रेस के विदाउट कोड के। ओके। तो उस समय हमने वर्डप्रेस के बारे में नहीं पढ़ा था, नहीं सीखा था, तो जिसकी वजह से मुझे डिसलेक्ट कर दिया गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर इंटरनेशनल में कॉलेज सोडा करके कंपनी थी जिसमें 20 से 25 एम्प्लॉय थे। ओके। तो वहां मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। वहां मैंने लाइव प्रोजेक्ट बना रखा था जो कि फ्री डोमेन पे होस्ट किया जाता है। ओके। तो मैंने बना रखा था। तो उसके बाद मैं गया वहां पे, मैंने उनको दिखाया, तो वो काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझे जॉब पे रख दी। तो उस समय जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो 5,000 रुपए पे मुझे उन्होंने रखा 3 महीने की। स्टार्टिंग 5,000 से स्टार्टिंग हुई आपकी? हाँ, 5,000 से मेरी स्टार्टिंग हुई। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे एज ए ज्वाइन कर लिया इंटर्नशिप। ओके। तो मेरा इंटर्नशिप वहां पे केवल 1 हफ्ते का चला, 1 सप्ताह। ओके। क्या हुआ कि जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था तो डेली किसी न किसी का फेयरवेल पार्टी रहती थी, कभी किसी का बर्थडे रहता था, तो इस सेलिब्रेशन में बीत जाता था। और वहां पे PHP का मैं अकेला था और उन्होंने कोडिग्नाइटर जो कि एक फ्रेमवर्क होता है, उसपे एक वेबसाइट बेस्ड बनी हुई थी पहले से। उसी वेबसाइट को मुझे दे दिए, लो इस वेबसाइट में तुम मास्टरी कर दो, 1 महीने तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। 1 महीने के बाद अगर मैं कुछ भी चेंजेस करने के लिए बोलूंगा तो तुम्हें करना होगा। बट वो जो वेबसाइट थी ई-कॉमर्स वेबसाइट थी और वो कोडिग्नाइटर फ्रेमवर्क पे बनी हुई थी। तो कोडिग्नाइटर फ्रेमवर्क क्या होता है कि नॉर्मल कोड से अलग होते हैं, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होते हैं प्रोग्रामिंग के उससे अलग होते हैं, उनमें मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। तो उस समय फ्रेमवर्क के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, बट हमने देखा कि हमारे बस की बात नहीं है। जो इंसान मॉडल नहीं जानता, कंट्रोलर नहीं जानता, वो वेबसाइट बनी हुई है उससे कैसे सीख पाएगा। तो उन्होंने मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि यूट्यूब की इधर से उधर से जहाँ से तुम्हें मतलब सोर्स मिल जाए वहां से तुम सीखो, बट अगर कोई गाइड करने वाला नहीं आए तो सीखना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने क्या किया, इससे बेहतर है कि मैं कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूं और मैं पढ़ाई करूं, उसके बाद मैं आगे दोबारा इस इंडस्ट्री में आऊं, अपने आप को प्रिपेयर करूं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जॉब लेफ्ट कर दी। मैं मंडे से नहीं, अगले मंडे। उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो वहां पे मैंने PHP के लिए अपना नॉमिनेशन करवा लिया, एडमिशन करवा लिया। तो वहां पे मैंने फी भी भरी, 1 महीने के लिए फी भरी। तो वहां पे मुझे वही सिखाया गया जो पहले से मैं जानता था, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, यहीं तक सिखाया। उसके बाद काफी लेंथी चलने लगा क्लास शेड्यूल। तो फिर मैंने वहां से भी लेफ्ट कर दिया। तो मेरा एक फ्रेंड था, उससे मुझे काफी हेल्प मिली। उस फ्रेंड का नाम मैं लेना चाहूंगा, थैंक्स बोलूंगा मैं उसको, अमित। जी जरूर लीजिए, जरूर। अमित विश्वकर्मा उसका नाम है। और काफी वो वही मेरे जीवन का एक हिसाब से कह सकते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था। वो .NET की ट्यूटोरियल, मतलब .NET का वो क्लास करता था और उसके पास वीडियो आ जाती थी। तो उसी का वीडियो देख के मैंने .NET में अपना कदम बढ़ाया। उससे पहले मुझे .NET के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी जी। तो सप्ताह में 3 दिन क्लास होती थी और मैं डे बाय डे प्रिपेयर करता रहता था, जो भी पढ़ाया जाता था डे बाय डे प्रिपेयर करता रहता था। उससे 1 महीने तक ऐसे कंटिन्यू सिलसिला चलता रहा। उसके बाद पता चला कि K2 में हायरिंग चल रही है। तो उसके बाद मैंने वहां पे अप्लाई किया, फिर वहां पे इंटरव्यू दिया, मैंने रिटन हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, वहां पे इंटरव्यू दिया, उसके बाद वहां पे ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो गया।
तो ऐसे चलिए मैंने तो चेतु ज्वाइन की एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके ओके, आपने वहां पर चेतु ज्वाइन कर ली, चेतु कंपनी। अच्छा, तो चलिए इससे आगे बताइए कि आपने जो जॉब ज्वाइन की है वो किस फील्ड से की है, यानी कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हैं, पर आप किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जैसे कि लैंग्वेज होती हैं जावा, पीएचपी या अदर अदर लैंग्वेज, तो आप किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, ये आप हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मैं मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो डॉटनेट में हुई थी, तो मैं डॉटनेट में वर्क कर रहा हूँ और लैंग्वेज यूज होती है वो सी शार्प यूज होती है और डॉटनेट फ्रेमवर्क है उसका। ओके, यानी कि आप डॉट नेट पर काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये डॉट नेट के बारे में कुछ बताएंगे हमें कि कैसा करियर है इस लैंग्वेज में, क्या कितना डॉटनेट ब्राइट करियर है। डॉटनेट पे कैरियर बहुत है, अगर आप अच्छे से सीख रहे हैं तो डॉटनेट में कैरियर है और सैलरी भी एज ए कम्पेयर पीएचपी एनहेंस है। ओके, यानी तो कि पीएचपी से अगर अच्छी आप सैलरी मिल जाएगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल पीएचपी ओके पीएचपी से बहुत ज्यादा, यानी हम कहें तो मतलब स्टार्टिंग तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो एज कम्पेयर 4 गुना पीएचपी से ज्यादा सैलरी डॉटनेट में मिलती है। ओके, यानी कि पीएचपी से बेटर लैंग्वेज है। तो ओके, तो चलिए अब बताइए कि इसलिए है कि यहाँ इससे जो डॉटनेट पे जो जी प्रोजेक्ट हैं वो प्रॉपर यूएस बेस्ड होते हैं या फॉरेन कंट्री के ही होते हैं। ओके इंडिया के प्रोजेक्ट बहुत कम होते हैं डॉटनेट पे और छोटे ओके क्लाइंट नहीं होते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो इसलिए क्या ओके, होता है कि इसका जो कॉस्ट आती है वो डॉलर में पे होता है। तो हाँ जब obviously बाहर जब से डॉलर में पे जो होगा क्लाइंट, हाँ बाहर के क्लाइंट होंगे तो डॉलर में तो ही पे इसलिए होगा। हमको तो इसलिए और डॉटनेट प्रोजेक्ट लंबे भी चलते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन भी होते हैं। ओके छोटे क्लाइंट होते नहीं है तो डॉटनेट डेवलपर की सैलरी ज्यादा होती है। ओके, तो अब हमारा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कितना समय लगता है, ये आप अगर हमें कुछ क्लियर बताएं इसके बारे में, बता सकते हैं। देखिए ये मैटर करता है कि जो डॉटनेट डेवलपर बन रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या सीखा है। यदि हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि उसने पॉलिटेक्निक आफ्टर 10 उसने पॉलिटेक्निक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, ओके तो वो मिनिमम वो कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। ओके उसके बाद अगर डिप्लोमा उसने कंप्यूटर साइंस से कर रखी है तो उसे बेसिकली स्कूल में लैंग्वेज पढ़ाई गई होंगी सी, HTML, जावा, जावास्क्रिप्ट, जेक्री और भी। तो उसे बेसिक नॉलेज तो थ्योरेटिकल होती है, बट उसे क्या करना होगा कि उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट करना होगा। तो मिनिमम मतलब डॉटनेट पे जाना चाहता है, पीएचपी पे जाना चाहता है या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम 6 महीने अगर वो कड़ी से कड़ी मेहनत कर लेगा तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे बन सकता है। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये फॉर लूप पढ़ाया जा रहा है, इसका यूज कहाँ होगा, ये जो डेटा टाइप का यूज कहाँ होगा, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इसका इम्प्लीमेंट हम कहाँ करेंगे। बट ये बात सही है। उसी समय हम लोग एक गलत फहमी में रह जाते हैं और उसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। यहाँ इंडस्ट्री में आने के बाद पता चलता है कि फॉर लूप के बिना तो काम ही चलने वाला है। तो इसलिए लॉजिक बिल्ड होती है हमारी छोटे छोटे प्रोग्राम को बनाकर ही होती है, जैसे 2 नंबर जोड़ना, घटाना, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना, नॉट प्रोग्राम बनाना, यहीं से हमारी लॉजिक बिल्ड होनी शुरू होती है। और हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि इसका यूज कहाँ होगा। हमारे दिमाग में भी ये सवाल चलता रहता था जब हम स्टूडेंट थे, बट जब हमारे एक्चुअल जब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे काम करने लगे तो हमें भी लगा कि यानी कि सब चीजें अप्लाई होती हैं। कोई भी जब प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो उसके 3 चरण होते हैं। पहले लोकल पे डेवलप होता है, उसके बाद स्टेजिंग पे जाता है, क्लाइंट टेस्ट करता है, क्यूए टेस्ट करता है, जब वहां से
टिकट पास हो जाती है, जो भी टिकट रेज रहती है क्लाइंट की या फिर जो नया टिकट रहता है वो पास हो जाता है, उसके बाद वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाता है। ओके, बात करते हैं हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो कि नए होते हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट होते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम लेंगे और एक एक करके सब क्वेश्चनों को हम, आप एक्सपीरियंस है तो आपसे पूछेंगे सभी। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमको कितना समय लगता है? इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आप देखिए, अगर आपके पास कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप टेक्निकल फील्ड से हैं या नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। okay. आप टेक्निकल हैं, टेक्निकल फील्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जल्दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा। यदि आप नॉन टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का वे दोनों है, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल। ओके, बट टेक्निकल वालों के लिए आसान है, नॉन टेक्निकल वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके। तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो यदि उनके पास मिनिमम डिग्री कंप्यूटर साइंस से है, कंप्यूटर साइंस में उनमें मिनिमम डिग्री तो पॉलिटेक्निक ही होती है, डिप्लोमा इन PhD। जी जी। यदि उनके पास मिनिमम डिग्री है, उन्होंने पास आउट कर लिया है अपना डिप्लोमा, तो उसके बाद यदि वो 6 महीने अपनी मेहनत करते हैं, ओके, जिस भी फील्ड में जाना है, तो 6 महीने में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं भी 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी के लिए, यानी कि स्टार्टिंग हो जाते हैं। ओके, स्टार्टिंग उनको मिल जाएगा ये स्टार्ट। हाँ, ओके, स्टार्टिंग उनको 10 से 15 के बीच में उनको जॉब मिल जाएगी। ओके, अगर 6 महीना वो मन से मेहनत करेंगे तो। ओके, चलो इस क्वेश्चन का पूरा जवाब मिल चुका है। अब अगला क्वेश्चन हम ये पूछते हैं आपसे कि क्या डिप्लोमा करने वालों का भी अच्छा सैलरी पैकेज लग सकता है? जो मतलब मिनिमम डिग्री करते हैं, जैसे कि ITI भी करते हैं कुछ और डिप्लोमा भी करते हैं, तो उनका भी एक अच्छा सैलरी पैकेज लग सकता है? हाँ बिल्कुल, डिप्लोमा करने वाले भी अच्छी सैलरी पैकेज से जा सकते हैं। बट क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो डिप्लोमा वालों को हायर नहीं करती। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो बट इन्फोसिस है जो डिप्लोमा को हायर करती है, ऐसी और भी कंपनी है जो डिप्लोमा को हायर करती है। बट स्टार्टिंग में बड़ी कंपनियों को ज्वाइन करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहता, इसलिए कि जो इन्फोसिस ज्वाइन करती है, मेरा फ्रेंड है इन्फोसिस में इस समय वर्किंग है, तो उससे मेरी बात हुई थी, उसने मेरा इंटरव्यू भी लिया था, तो मेरी बात हुई थी, तो उसने बोला था कि इस समय मेरी जो सैलरी है वो 18,000 रुपए है। ओके। और मुझे IT सपोर्ट डेवलपर के में रखा गया है, मेरा कोडिंग से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। इसलिए मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप डिप्लोमा, आपका कैंपस सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, इन्फोसिस का लोगो तो मिल गया, लेकिन हमारे पास सैलरी नहीं है। ओके। तो जो भी, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर से बात करिएगा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, तो आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप कम से कम स्टार्टअप जो कंपनियां होती है उसे आप पकड़िए। स्टार्टअप कंपनी पकड़ने के बाद उसमें एम्प्लॉय को इतना रगड़ा जाता है कि एम्प्लॉय वो काबिल हो जाता है प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। ओके। तो उसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप बड़ी कंपनियों को पकड़िए और फिर आपका जो पैकेज लगेगा वो आपकी उम्मीद से ऊपर। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का भी उम्मीद है कि अच्छा हम जवाब मिल चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या कोडिंग के लिए IT बैकग्राउंड होना जरूरी है या नॉन IT भी इसको कर सकते हैं? देखिए, इस वर्ल्ड में इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो राइट बात है। बट बात यही पे आ जाती है कि यदि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो कोडिंग में अपना कैरियर जल्दी बना पाएगा, और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो इसे समझने में चीजों को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, मुश्किलें आएंगी। तो इसके लिए जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है वो इजीली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि वो नॉन टेक्निकल को हायर नहीं करती, बट
आपके पास यदि एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल्स है, आपने कहीं पे स्टार्टअप कंपनी आपको रख लेंगी, आपको हायर कर लेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें तो काम से मतलब है, उन्हें डिग्री से थोड़ी ना मतलब है। यदि आपने स्टार्टअप कंपनी पकड़ के आपने एक्सपीरियंस को कलेक्ट कर लिया है तो आप इजीली जब जॉब को स्विच करेंगे तो आप दूसरी कंपनी में वहाँ पे एज एक्सपीरियंस के बेस पे आप वहाँ पे हायर हो सकते हैं। ओके, तो अब ये भी बताइए हमें साथ साथ कि नॉन आईटी बैकग्राउंड वालों को इस फील्ड में किस तरह से एंट्री मिल सकती है, किस तरह से एंटर कर सकते हैं? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के होते हैं वो स्टार्टअप कंपनी ही पकड़ पाएंगे, इसलिए कि जो स्टार्टअप कंपनियां होती हैं उन्हें कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, उन्हें उस बंदे को स्किल्स की जरूरत होती है। तो वो कहीं से जाके इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं से भी कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है। ओके। और लैंग्वेज सीखने के बाद वो अप्लाई करेंगे कि मुझे जॉब चाहिए। ये भी पढ़ाते हैं चैनल से। तो ये बताइए कि आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं? देखिए, हम लैंग्वेज C# पढ़ाते हैं और .NET, यानी यदि हमारे चैनल का ट्यूटोरियल आप देखिएगा तो आप .NET डेवलपर की तरह मूव हो सकते हैं। ओके। काफी इजीली और सरल भाषा में हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है वो भी सीख पाए और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है वो भी इजीली कवर कर पाएगा। यानी कि किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा सिखा देंगे उसी से यूट्यूब में फ्री। हाँ बिल्कुल, यदि आप प्ले लिस्ट में जाके आप कंटिन्यू 1 2 3 मतलब जो सीरीज बना हुआ है अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप इजीली सीख पाएंगे। देखिए, चैनल हमारा हो या किसी और का, अगर आप कोई भी जो ट्यूटोरियल पकड़िए तो उसके प्ले लिस्ट पे जाइए, ठीक है? जिसका भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है आप उसके प्लेलिस्ट पे जाइए और उसके प्लेलिस्ट पे स्टार्टिंग से शुरू करिए और तब तक उसे मत छोड़िए जब तक उसका प्लेलिस्ट एंड नहीं हो जाता है। आप यदि आज इस पर गए, कल उस पर गए, परसों उस पर गए तो पता चलेगा कि ना तो इस पर सीख पाए ना उस पर सीख पाए। तो जिसका भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है, हाँ, तो जिसका भी आपको कंटेंट अच्छा लगता है आप उसके प्लेलिस्ट को पकड़िए और वीडियो देखिए। ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए कंप्यूटर फील्ड में अपने? बताइए, मुझे तो इस क्वेश्चन का काफी डिफिकल्ट आंसर लगता है। आप बताइए आपका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यदि आप हम टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो हमें जब पढ़ाई हमारी होती है तो वहाँ पे C हमें सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत वो भी हमें होता है। ओके। तो जो हमारी वेबसाइट होती है, वेब एप्लीकेशन होता है, उसका जो बैकबोन होता है वो HTML होता है। ओके। जैसे हमारी बॉडी पे जो रीढ़ की हड्डी होती है या फिर जो हड्डियां होती है उसी के ऊपर तो मांसपेशियां रहती है, तो उसी तरह जो वेबसाइट होती है या फिर एप्लीकेशन होते हैं तो उसका जो बैकबोन होता है वो HTML होता है और CSS क्या करता है, रंग रूप देने के लिए हम उसका यूज करते हैं। ओके। और उन्हीं चीजों को पावर देने के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। ओके। और उसमें बेस डालने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस का यूज करते हैं। ओके। तो मान लीजिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको रखने के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो देखिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और उसके बाद लैंग्वेज में आ जाती है, देखिए सबसे इजी तो है PHP। यदि आप एक महीने किसी भी चैनल पे आप अगर उसके प्लेलिस्ट को देखेंगे तो एक महीने में आप PHP को इजीली कवर कर पाएंगे। बट इसमें सैलरी का स्कोप थोड़ा सा कम होता है। बट यदि आप थोड़ा सा मेहनती हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि C# सीख सकते हैं। यदि आप C# सीखते हैं तो आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी और आपको जॉब भी इजीली मिल जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इनमें क्या क्या अंतर होता है? इनमें कुछ थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए,
जो छोटी कंपनियां होती हैं वो क्या करते हैं, उनके पास स्पेसिफिक कैंडिडेट को हायर करते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास स्पेसिफिक कैंडिडेट नहीं होते हैं। तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट होती है या फिर वेबसाइट होती है या फिर वेब एप्लीकेशन होते हैं, तो उसमें जो डेवलप होते हैं वो वेब डेवलपमेंट में होते हैं। और ऐप डेवलपमेंट जैसे कि हमारे वर्ल्ड में एंड्रॉइड है, iOS है, तो जितने भी हमारे जो मोबाइल है उनके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कोई भी चीज ऑपरेट नहीं होगा। जैसे कि आज के युग में हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो वर्ल्ड में 95% एंड्रॉइड यूज होता है और 5% iOS यूज होता है। तो उसको भी तो ये होता है हमारा ऐप डेवलपमेंट। तो ऐप डेवलपमेंट का क्रेज ये है कि जैसे कि मोबाइल के लिए जो चीज डेवलप की जाती है वो ऐप डेवलपमेंट हो गया। सॉफ्टवेयर जितनी हमारे वेब एप्लीकेशन यानी जितने भी चीजें गूगल पर रन होती है वो हमारे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। जितनी भी हमारी वेब एप्लीकेशन होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आती है। ओके। चलिए, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो आईटी फील्ड में नए लोग हैं वे आना चाहें तो उनके लिए आप क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे? कुछ शॉर्ट में 1-2 टिप्स बताइए जो जिससे कि उनके लिए बेनिफिट रहे। जो आपका एक्सपीरियंस है उस बिहाफ पे आप बताइए प्लीज। ओके। सबसे पहले तो उन्हें लॉजिक बिल्ड करने की आवश्यकता होती है। किसी भी वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि सीखे हैं तो उन्हें लॉजिक बिल्ड करने की आवश्यकता है। उनको लॉजिक बिल्ड उनकी कहाँ से होगी? 2 नंबर जोड़ना, घटाना, फैक्टोरियल का प्रोग्राम, इवन ऑड, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना, तो छोटे छोटे प्रोग्राम बना के लॉजिक बिल्ड होगी। और जब लॉजिक बिल्ड करने आ जाएगा तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उनके पास जो कॉन्फिडेंस आएगा तो एज ए बिगिनर उनकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। अब इंप्रूव होगी कब? जब वो डेली कंटिन्यू कोडिंग करते रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक दिन उन्होंने कोडिंग किया, 1 सप्ताह बाद फिर खोले और उसके बाद फिर कोडिंग करना शुरू किया। ऐसे नहीं, डे बाय डे बूंद ही चला सकता है। रोज डेली करना पड़ेगा आपको, डेली कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो हम आसानी से आईटी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। सुनील भाई का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो व्यूअर देख रहे हैं वीडियो को। और इनके वीडियो पर जाकर आप बहुत आसानी से जो नॉन आईटी फील्ड गए हैं और आईटी फील्ड गए हैं वे भी आसानी से किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं जो कि इनके चैनल पर अपलोडेड वीडियो पड़ी हैं और फ्री में सीख सकते हैं। तो भाई को भी सपोर्ट कीजिए और साथ साथ हमें भी सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई का। धन्यवाद आपका भी। ओके।